मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा स्त्री केसर। स्त्री केसर की संरचना के बारे में हम अधिक जानेंगे। पुष्प के अंदर जो मादा जनन अंग है स्त्री केसर, जिसको हम एक सिंगल है स्त्री केसर, उसको कार्पल या पिस्टिल कहते हैं, जो उसमें अपन ने कल 3 भाग पढ़े थे, वर्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर अपन ने बीजांड पढ़ा था। जैसा कि बीजांड आप लोगों ने कल देखा था कि बीजांड, बहुत सारे बीजांड भी प्रेजेंट होते हैं, वैसे हम यहाँ पर सिर्फ एक बीजांड की संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओनली एक बीजांड की संरचना, और उसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं उसके बारे में अपन जानेंगे। बच्चों, एक बीजांड के अंदर आपने देखा कि एक बीजांड की संरचना है, इसमें जो बाहर 2 आवरण होते हैं, एक बीजांड में 2 आवरण होते हैं, बाह्य आवरण और अंदर वाला होता है आंतरिक आवरण। अब यहाँ पर आपने देखा बच्चों, जहाँ आंतरिक आवरण और बाह्य आवरण 2 है, एक जगह पर बाह्य आवरण से वो ढका नहीं है, एक छिद्र है, रंध्र है, उसको अपन कहते हैं बीजांड द्वार या अंग्रेजी में माइक्रोपाइल। और जिस अंडाशय में ये बीजांड जुड़ा हुआ है वो वाला भाग कहलाता है फ्यूनिकल या बीजांड व्रत। बच्चों, अब देखो आप लोग कि इस अंडाशय के जो भाग हैं, ये जो अंदर वाला पोर्शन है वो कहलाता है भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश यानी कि पहले तो बीजांडकाय, और बीजांडकाय से बनेगा भ्रूण कोश। भ्रूण कोश की प्रक्रिया यानी भ्रूण कोश बनने की प्रक्रिया अब मैं आप लोगों को बताऊंगी। भ्रूण कोश कैसे निर्मित होता है? तो इस बीजांडकाय से एक कोशिका अतिरिक्त फूलती है, और फूलने पर यहाँ पर खूब सारे, फूलने का मतलब होता है कि इसमें खूब सारा साइटोप्लाज्म आ जाता है, और यहाँ से विलग होकर यानी कि बीजांडकाय से अलग होकर इस बीजांडकाय में आती है, अंडाशय से अलग होकर, यहाँ बीजांडकाय की कोशिका से अलग होकर ये कहाँ आती है? भ्रूण कोश में आती है, यानी अंदर आती है, यही भ्रूण कोश बनाएगी बच्चों। अब ये बड़ी हो गई ये कोशिका। अब ये बड़ी कोशिका बनने के बाद इसे कहा गया, क्या कहा गया है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अपन को कहाँ से मिली? इस बीजांडकाय की कोशिका से विलग होकर अंदर एक बड़ी हो गई, जिसमें खूब सारा साइटोप्लाज्म भर गया, और ये अब होती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में कैसे गुणसूत्र होते हैं? 2n गुणसूत्रीय अवस्था है। अब ये 2n गुणसूत्रीय अवस्था को बच्चों में यहाँ बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पर जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, अब जब इसको युग्मक बनाने हैं तो वो कैसा करेगा? अर्धसूत्री विभाजन। क्या करेगा बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये कोशिका कैसे बनी? इसमें अर्धसूत्री विभाजन आपको सबको मालूम है कि 2 बार विभाजन होता है, अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। तो उसके अंतर्गत टोटल बन गई, कितनी कोशिका बन गई बच्चों? 4 कोशिका बनी, 4 कोशिका बनी, 4 कोशिका। अब ये अवस्था कैसी हो गई? n यानी कि अगुणित। अब ये अगुणित जो कोशिका हुई, इसमें से 3 तो नष्ट हो जाती है, और जो एक बचती है बच्चों, यही आगे मादा युग्मक का निर्माण करेगी, भ्रूण कोश बनाएगी। अब ये सपोज मान लो यहाँ पर ये n एक कोशिका है जो अर्धसूत्री विभाजन से बनी है। अब फिर इनमें विभाजन होता है। अब कौन सा विभाजन होगा बच्चों? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन 3 बार समसूत्री विभाजन होगा। तो प्रथम बार में समसूत्री विभाजन हुआ तो कैसी कोशिका बनी? 2 कोशिका बनी। अब ये कौन सी अवस्था होगी? 2 कोशिकीय भ्रूणकोश अवस्था। अब ये भ्रूणकोश का निर्माण कर रही है, तो ये 2 कोशिकीय हो गई। अब ये दोनों विपरीत ध्रुवों में चली गई। कहाँ चली गई बच्चों? विपरीत ध्रुवों में चली गई। अब विपरीत ध्रुव, अब यहाँ वाला ध्रुव जो बीजांड द्वार है, दूसरा वाला द्वार है निभाग, जिसको चैलेजा कहा गया है, यानी कि दोनों आपस में विपरीत साइड में चली गई। अब वहाँ पर 2 कंटिन्यूस होते हैं समसूत्री विभाजन। तो 2 समसूत्री विभाजन कंटिन्यूस हुए तो एक कितनी बन गए? दोनों, और कितनी कोशिका बन गई बच्चों? 4 यानी 2 से 4, 4 से 8 कोशिकीय। अब
ये 8 केंद्रक का विभाजन हो रहा, कोशिका पहले नहीं बन रही है बच्चों, 8 केंद्रक की अवस्था हो गई। अब ये 8 केंद्रक की जो अवस्था हो गई तो दोनों ओर से एक एक जो केंद्रक है कहाँ पर गति करता है, किस ओर गमन करता है, केंद्रक की ओर। कहाँ गति करेगा बच्चों, केंद्रक की ओर। ये दो बीच में सेंटर में आएंगे, ध्रुव की ओर है तो ये कहलाएंगे ध्रुवीय केंद्र कहलाएंगे बच्चों। और पीछे कितनी बची, 3। अब 3 कोशिकाएं जो ऊपर की ओर हैं और 3 है बीजांड द्वार की ओर। तो जो कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती है वो कहलाती है अंड उपकरण, और इसके अंतर्गत ही अंड कोशिका, एक बीच वाली अंड कोशिका है और 2 साइड वाली कौन सी होती है, सहायक कोशिका, और ऊपर है प्रतिमुख कोशिकाएं। जो निभाग की ओर कोशिकाएं बनी हैं, केंद्रक बने हैं, वो होती है प्रतिमुख केंद्रक या प्रतिमुख कोशिकाएं। अब जब केंद्रक पूरे डिवाइड हो गए, बन गए, उसके बाद कोशिका भित्ति बनती है। अब कोशिका भित्ति हो गई। अब बच्चों ये ध्यान देना है आपको कि यहाँ 3 कोशिका बन गई, यहाँ 3 कोशिका बन गई, लेकिन जो मध्य के ध्रुवीय केंद्र के आपस में संलयन होकर कोशिका एक बनेगी। यानी मध्य में तो केंद्रक तो 2 है परंतु कोशिका कैसी हो गई, 1। तो अब ये कौन सी अवस्था हो गई, आप अगर दोनों सारा गिनोगे तो ये केंद्रक तो टोटल 8 केंद्रिकीय हैं लेकिन कोशिका 7 कोशिकीय है। यही एक भ्रूणपोष की जो है संरचना है। आप इसको साइड में देख सकते हो बच्चों, परिपक्व भ्रूणकोश की अवस्था जो एकमात्र गुरु बीजाणु से निर्मित हुई है। एक बीजांड के अंदर एकमात्र जो गुरु बीजाणु है उससे डेवलप हुई है, उससे बनी है। आप इसमें जो कर्मिक, पहले अर्धसूत्री विभाजन, फिर 3 होते हैं समसूत्री विभाजन, उसके द्वारा एक भ्रूणकोश की ये संरचना है। आप इसमें देख सकते हो जो 3 कोशिका निर्मित हुई है वो प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, और 3 जो है वो 8 केंद्रिकीय 7 कोशिकीय टोटल संरचना बन गई। और यहाँ जो है आप साइड वाला देखो, नीचे 2 सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका जो मादा युग्मक बनी है, बीच में ध्रुवीय केंद्रक है और दोनों मिलकर ये केंद्रक कोशिका। यानी आप केंद्रक वाली कोशिका देख सकते हो कितनी बड़ी है, दोनों और की ये छोटी कोशिकाएं। तो इस तरह एक स्त्री केशर के अंदर आपने ये संरचना देखी, और ये संरचना सिर्फ एक बीजांड की संरचना है। हर एक बीजांड में क्या बनेगा, एक अंड का निर्माण होगा, जो आगे अपन अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरह परागकण से नर युग्मक बने हैं, वो वर्तिकाग्र पर आकर यहाँ आकर इस बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं बच्चों। और ये जो 2 सहायक कोशिका है वो अंदर लाने में उसको मदद करती है। और जब 2 नर युग्मक बने थे, अपन ने पढ़ा था, तो एक नर युग्मक तो इस अंड कोशिका से संलयन होता है बच्चों, और एक जो नर युग्मक है वो इस ध्रुवीय केंद्रक जो केंद्रिकीय कोशिका है उससे संलयन होकर ये 3n अवस्था बनाता है, और यहाँ ये युग्मनज बनता है। ये NN 2n पहली केंद्रिकीय कोशिका वैसे ही 2n अवस्था में ऑलरेडी पहले होती है, क्योंकि 2